राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं और शमशान की ओर चल देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मांडलिक नामक राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर पत्नी और लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चंडवती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय हुआ तो राजा मांडलिक के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चंडवती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो गई तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में भीलों का इलाका है। वह रात को तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चंडवती और बेटी लावण्यवती वन में जाकर छिप जाती हैं। इसी तरह जब राजा वहां बैठा होता है तो भील राजा पर आक्रमण कर देता है। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों का सामना करता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चंडवती और बेटी लावण्यवती बाहर आती हैं तो वो राजा को मरा हुआ पाती हैं। राजा के शव को देख दोनों बहुत दुखी होती हैं। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती हैं। तभी चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वह राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चंडवती सारी आप बीती साहूकार को बता देती है। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चंडवती के पैर छोटे और बेटी लावण्यवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चंडवती से और साहूकार बेटी लावण्यवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतान पैदा होती हैं। बेताल पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल से विक्रम भी सोच में पड़ जाते हैं। लाख सोचने के बाद भी उन्हें सवाल का जवाब नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। यह देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूँ। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूँ और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं, फिर मैं करूँगा। जब योगी सिर झुकाए तो तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। उसका सिर काट कर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे का शरीर छोड़ दिया। राजा विक्रम मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। यहीं पर विक्रम बेताल की 24वीं कहानी समाप्त होती है।